म्यूचुअल फंड्स में कई कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में बहुत से फंड्स हैं। और जिन फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो फंड्स किस तरह से मैनेज होते हैं या किस तरह से फंड मैनेजर्स उन्हें मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए मैं अक्सर आपकी मुलाकात कराता हूं फंड मैनेजर्स से। इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिस्टर अंकित जैन से। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पर। थैंक यू पंकज जी फॉर इनवाइटिंग मी। अंकित जी, पहले तो मुझे बताइए कि हम देख रहे हैं काफ़ी समय से मार्केट में अच्छी तेज़ी है और इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएट करने में सफल हो रहे हैं, थैंक्स टू यू कि आप अच्छे से मैनेज करते हैं फंड्स को। लेकिन मुझे बताइए कि ओवरऑल मार्केट आउटलुक क्या है, और इक्विटी मार्केट की हम बात करेंगे, क्या लगता है आगे? श्योर। ये तो देखिए, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। से यदि हम देखें तो ऑन एन एवरेज 7% ग्रोथ रेट इज़ व्हाट कंट्री इज़ ग्रोइंग, एंड थैंक्स टू जो भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हुए हैं लास्ट 10 ईयर, पॉलिसी कंटिन्यूटी, सर्टेनिटी, एक बहुत ही क्लियर कट ग्लाइड पाथ एजेंडा है। एंड आई थिंक इकोनॉमी इज ग्रोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। प्लस ओवर टाइम और नए लेग ऑफ ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर ऐड हुए हैं ओवर टाइम, राइट। हिस्टोरिकली देखेंगे तो जनरली डोमेस्टिक कंजम्पशन यूज टू ड्राइव द इंडियन इकोनॉमी विच इज़ 60% of the economy. But over time, with now government policies around maybe domestic manufacturing, increasing services side of it, and then taking advantage of geopolitical, sort of an environment, I think lot more newer leg of growths are getting added, particularly let's say manufacturing side. Historically, it is 15-16% of the GDP. Government stated target is to take it to 25%. So I think ये सब चीज़ें, if you try to factor in, it gives a pretty good medium term growth visibility की शायद 7% जैसा growth rate में भी medium term में चलता रहेगा. In that context, I think not only the GDP growth, but even overall जो बाकी के और parameters हैं in terms of fiscal deficit, pretty clear cut glide path, right? External debt to GDP coming down. Then you look into inflation is still very much under control. Interest rates are still okay versus let's say globally the way they have shoot up, right? Then you look into with more focus onto let's say reducing imports. Current account deficit is also now very much under control. तो ये सब मैक्रो फैक्टर्स की यदि हम बात करें तो सिचुएशन इज लुकिंग वेरी वेरी गुड, ओके, एंड विच इज गिविंग ए लॉट मोर कंफर्ट ऑन टू द ओवरऑल इकोनॉमी टू ग्रो एट ए फास्टर पेस. इसके अलावा एक और चीज हुआ है कि with so many let's say policies being undertaken, you look into right from GST, RERA, IBC and all, काफ़ी कुछ sectors के fundamentals has improved significantly over time, which is also giving a lot more comfort on to the earnings growth for many of these companies across different sectors. You look into banking financials 4-5 years back and now significant improvement in their overall balance sheets. You look into let's say real estate as a sector 5-6 years back and now, the bigger players are becoming bigger, right? They are gaining market share because more and more compliance is coming in, more and more regulatory tightness being there. I think that is that is giving a lot of advantage to many of these bigger players. And plus ओवर टाइम यदि आप पिछले 4-5-6 साल में देखेंगे तो कंपनीज बैलेंस शीट्स हैज आल्सो इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज कैश फ्लो जनरेशन हैज गॉन इनटू बेसिकली इम्प्रूविंग देयर बैलेंस शीट्स. सो आई थिंक ये सब फैक्टर्स को देखते हुए एट द एंड ऑफ द डे मार्केट्स आर ए फंक्शन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन. तो बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि लॉट ऑफ सेक्टर्स फंडामेंटली इज बिकमिंग मोर एंड मोर साउंड. बैलेंस शीट्स आर इम्प्रूविंग, रिटर्न रेशियोज आर इम्प्रूविंग. सो दैट इज गिविंग ए लॉट मोर कंफर्ट कि जो ये पिछले 5 साल में जैसे अर्निंग्स ग्रोथ का एक रिबाउंड आया है, दैट माइट स्टिल कंटिन्यू इन द फ्यूचर. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मार्केट इज सॉर्ट ऑफ बेसिकली प्राइसिंग इन करंटली. तो मार्केट पे तो खैर आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन क्योंकि आप मल्टी कैप फंड भी मैनेज करते हैं, आप मेरे एसेट मिड कैप मैनेज करते हैं, साथ ही मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो लार्ज कैप, मिड कैप
और मल्टी कैप की बात करें तो स्मॉल कैप भी आ जाता है। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखाई दे रही है, या वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सा सेगमेंट आपको बेहतर दिखाई दे रहा है? So, I mean, India being a growing economy, पहली बात, I mean, earnings growth opportunity remains across all the market cap segment. In India context, ऐसा नहीं है कि large cap companies are not growing. Even their earnings growth, if you try to look into, has been pretty good, low to mid-teen sort of earnings growth, CAGR, because those businesses are also, I mean, are also growing. But definitely, given let's say, I mean, mid and small cap companies, many of these businesses are having their own sort of a niche into certain specific subsegments, where maybe on bottoms up basis potential of growth opportunity could be higher. Plus on top of that, यदि हम गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ की बात करें, let's say maybe increasing manufacturing, या maybe PLI scheme, or maybe overall consolidation and all, ये सब सिनेरियो में जनरली मिड एंड स्मॉल बिजनेसेस को थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज मिलता है फॉर देयर एबिलिटी टू ग्रो एट ए फास्टर पेस, राइट? सो दैट्स वाई यदि आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे एंड इवन गोइंग फॉरवर्ड, the delta change in earnings growth for mid and small cap businesses has always been higher than large cap. Maybe in case of mid cap, at least 3-4% additional earnings growth over time. And I think that might still sort of sustain. So that's why if you look into share earnings growth potential of mid and small cap businesses are typically being higher than that of large cap over a medium term time horizon. So that's why this space has also been traded at a premium to basically large cap, and that premium over time has gone up because this visibility of earnings outperformance maybe more for longer is sort of a sustaining. So यदि आज की तारीख में हम valuations की बात करें तो large cap valuations are relatively more attractive, because if you look into 1 year forward basis, they are at around 20 times price to earning versus historical average 16-17 times. So they are still, I mean, I think okay, given the, let's say, medium term low teen sort of a earnings growth visibility. While in case of mid caps, I mean, I think valuations, if you look into 1 year forward, is more than 30 times price to earning, and versus historical average is, let's say, maybe 21-22 times. So in that context, valuations are like 40% plus premium to historical average, and also large cap के comparison में भी जो historically, let's say, premium used to be there, right now the premium has gone up to as high as 50%. Okay. So I think mid cap valuations are looking clearly expensive at this point in time, and relatively we are preferring more onto the large cap side. But having said that, यदि किसी investor का more medium term sort of a time horizon, let's say on 5-year basis, mid and small cap businesses can still compound their earnings at a much faster pace than that of your large cap. So in that context, I think scope of valuation re-rating is not much in case of mid and small businesses, but I think earnings compounding can still be good. ओके, तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त पर वैल्यूएशन के हिसाब से लार्ज कैप बेटर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है या मीडियम टर्म होराइजन है तो उस केस में लार्ज एंड मिड कैप कैन बी अ गुड चॉइस, और मिड कैप एक्सपोजर होना चाहिए. बट आपके पास तो सभी चॉइसेस हैं, मल्टी कैप भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है. मुझे थोड़ा सा आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है फंड को मैनेज करने के लिए, उस पर थोड़ा मुझे आप एक्सप्लेन करें. और साथ ही एक चीज़ मुझे जाननी थी, अगर हम लार्ज एंड मिड कैप की बात करें या मल्टी कैप की बात करें तो आप एक एक करके फंड बता सकते हैं कि इस वक्त पर आपका एक्सपोजर किस तरह के सेगमेंट में ज़्यादा है. अच्छा, सो पहले यदि इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो जनरली द थॉट प्रोसेस फॉर अस टू सेलेक्ट एनी बिजनेस इज़ अबाउट कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, बिकॉज सी इंडिया इज़ ए ग्रोथ मार्केट. एट द एंड ऑफ द डे आप यू वांट टू इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर बिजनेस और कंपनी वेयर runway for growth is very long, right? Because at the end of the day, I mean, that is what defines your value of the business, right? I mean, so we do start while selecting any business कि इसका addressable market कितना है, how large is the market, basically addressable market companies catering to, and how much can be the growth rate. So generally our filter is that any business which can generate higher than nominal or can grow at a higher than nominal GDP growth rate over medium term, I mean, is a good number.
जैसे 7% रियल जीडीपी की बात करें ऑन एन एवरेज, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट एनीवेयर 10-11%. So any business which can keep on growing or do offer growth potential more than 11%, so then that is a good number. But it is not only about the top line growth. At the end of the day, that has to translate into profit growth and even more importantly, cash flow growth. Because that is where the actual value generation do happen. So then we try to look into the entry barrier into the business and how business has been able to generate ROI across the cycle, maybe more than cost of capital. जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 12% जैसा हम लेके चलते हैं. तो एनी बिजनेस जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा उसने बिजनेस में डाला है उसके ऊपर जो रिटर्न, इफ इट कैन बी एबल टू जनरेट मोर देन 12-13%, more like 15% across the cycle, which means business has got some sort of a entry barrier and is generating value to the minority shareholder. So I think this is first sort of a filter to pick and choose any particular business. Okay. Second is about the management, right? At the end of the day, management is running the business, promoters are running the business. So then try to get neck around their thought leadership, try to understand their historical capital allocation behavior, corporate governance side of it. So those are some of the filters we do try to assess. I mean, basically in order to get more and more comfort around the promoter, and then drives down onto the valuation side of it, where we do detailed exercise around discounted cash flow sort of a methodology to arrive at a business value. तो ये एक process है through which we do try to identify the businesses, and at the end of the day, any business coming into the portfolio, that is a function of the type of mandate which you are sort of investing in, keeping underlying benchmark also in mind. But we do as an investment style, हमारा thought process रहता है कि थोड़ा diversified portfolio build करें, which have good representation across different sectors. Different sector के businesses उसमें हों. Generally बहुत heavy active sector call we try to avoid taking, because taking active sector call can be a very, very, very difficult thing at any given point in time. But then through bottom up stock selection, try to take a very heavy active stock call. तो आइडिया हमारा रहता है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करें जिसमें कि डाइवर्सिफाइड अप्रोच हो थ्रू डिफरेंट मिक्स ऑफ बिजनेसेस, एंड एट द सेम टाइम इट कैन डिलीवर better risk adjusted return across the cycle. So yeah, I mean, I think this is what briefly the process is, and typically we do go identifying about different businesses. When it comes to our current preference at this point in time, generally market में कहाँ पे हमको अच्छे से value दिखता है, better value दिखता है, is like one is banking and financial sector. I mean, I think earnings has improved significantly, and even I think valuations are still very, very reasonable. Then you look into pharmaceutical and healthcare sector, that is another segment where we believe that sector शायद positive surprise करता रहेगा, I mean, as far as earnings goes, because clearly earnings outlook in the US and all has improved, pricing outlook has basically improved there, plus on top of that company's product pipeline is now moving more and more towards complex generic sort of a product जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा entry barrier है. And then we do also like consumer discretionary as a space, because India के case में this is a much more structural theme, very, very long sort of a runway for growth. So these are like some of the segments where we are more positive. Within infrastructure, manufacturing side, we are more positive on maybe some industrial consumable, logistics, maybe cement, plus basically real estate also. So I think some of those segments also we are positive, and believe some of these still do offer a reasonable margin of safety versus maybe some of the sub-segments of the market, like maybe utilities, capital goods, defense, and all those are looking much overheated I mean at this point. अंकित जी, आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड एक बहुत ही पॉपुलर फंड रहा है, और इसीलिए फंड का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया. लेकिन बीच में क्योंकि आप ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी इन्वेस्टमेंट को लेकर
कि आप पैसा ले नहीं रहे थे, Yeah. बट अब वो ओपन हो गया फॉर्चुनेटली। Yeah. मुझे स्पेशली आप लार्ज मिड कैप फंड के बारे में बताइए कि जो आपने बताया ओवरऑल कि जिन सेक्टर्स पर आप थोड़े या ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या फिर आपने स्टाइल को लेके बात की, तो अगर मैं बात पूछूं स्पेसिफिकली लार्ज एंड मिड कैप फंड को लेकर, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ही आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है इन्वेस्टर्स को, बहुत से इन्वेस्टर्स इसमें पैसा और अपना बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। तो इस फंड में इस वक्त पर वैसे तो क्योंकि एक मैंडेट है कि मिनिमम 35% एलोकेशन ईच सेगमेंट में होना ही है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी है आप किस तरह से एलोकेट करेंगे? क्या थोड़ा बहुत एलोकेशन स्मॉल कैप में भी इसमें है इस वक्त पर, या आगे क्या आपकी प्लानिंग है? और सेक्टर्स जैसा आपने भी बताया, तो इस फंड में वैसे तो खैर पब्लिक डोमेन में जो डिस्क्लोज किया हुआ है पोर्टफोलियो वो है ही, बट फिर भी कुछ और बियॉन्ड द फैक्ट शीट आप कुछ बताना चाहें इस फंड के बारे में तो प्लीज़ वो बताइए। So if we look into, I mean, clearly पिछले 5 साल के अंदर जैसे overall earnings has grown, right? Profit pool of the companies have basically grown. Overall market cap has also grown. Free float market cap has also grown. So category overall has grown in size. And second, I mean, if we look into basically, let's say, a lot more newer businesses are also getting added. I mean, if you look into, let's say, last 5 years, almost 25 new businesses has got added into the mid cap segment itself. Nifty mid cap 150 indices के अंदर यदि हम बात करें, so I think which is giving us even more sort of a comfort to be able to take more and more inflows while keeping invested within that 35% each into large and mid cap segment as such. Current construct यदि हम fund की बात करें तो large and mid cap के अंदर large cap is around 51-52%, mid cap is around 36%, and small cap is around 12%. So this is basically an sort of an outcome, because at the end of the day for us it is all about bottoms up stock selection, and that is how we try to, I mean, basically build the portfolio. Sectoral की जैसे मैंने बात करी, I mean, I think even that is getting reflected in this current fund also. Okay. कि maybe financials थोड़ा overweight रहेगा, financial, consumer discretionary, and then maybe pharmaceutical as a segment. Yes. Okay. अंकित जी, जनरली एक फंड का साइज कितना होना चाहिए आपके हिसाब से कि वो अच्छे से मैनेज हो सके, स्पेशली इस सेगमेंट की बात करें लार्ज मिड कैप फंड की, तो क्या अगर साइज बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो कुछ दिक्कत दिखाई देती है? Yeah, you can say that कि जनरली छोटा साइज रहता है तो you can even correct your mistakes quickly. Okay. Because that much more easier to really get in into any one particular name in case a fund size is smaller. But having said that, more than the fund size, it is about the pace of inflow you are getting into the fund, right? Okay. I mean, that is another thing. But see, while we select any business, for us it is more about medium term. I mean, sort of an approach. Maybe 3-5 year का time horizon लेके आप business select करते हो. So even in case, let's say, maybe you have taken certain call and 1-2 quarter में वो आपकी thesis pan out नहीं भी होती है, तो then always patience sort of a pays off, right? I mean, because that is what, I mean, 3-5 years sort of a call you to try to take on any one particular business. So yes, I will say that higher fund size sometimes become a bit more constraining factor while sort of a building position and maintaining mid cap at basically certain proportion. But having said that, now markets are evolving, a lot more businesses are coming, lot more free float market cap is getting added, and in that context, I mean, I will not say that I mean, fund size is that big of a constraining factor. Okay, opportunities बहुत ज़्यादा है मार्केट में इसके लिए। अच्छा, आपका जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का वो जनरली एक ग्रोथ स्टाइल है, तो मुझे थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए किस तरह से मतलब आप ख्याल रखते हैं, और ओवरऑल मतलब आपने तो बताया वैसे स्टाइल क्या है, फिर भी थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा एम्फसाइज करेंगे तो। So see, I will say, I mean, portfolio should be a good mix of growth and value. ठीक है। So generally the approach I do follow is growth at reasonable price, right? I mean, even let's say growth has to be subset of value. Okay. I mean, it cannot be like growth at any price, right? I mean, any business is good at a
particular price, right? I mean, so to that extent, generally margin of safety की यदि हम बात करें तो first जैसे मैंने बताया कि try to build diversified portfolio, Right. so which can even withstand any mistakes if you basically ended up making in the portfolio. That is one thing. Second, for us, I mean, it is about a very detailed sort of a modeling through which you do try to arrive at a particular basically price target at any given point in time, and then basically try to execute. I mean, try to basically execute accordingly, right? And at the same time, also not take a disproportionately higher weightages, right? Portfolio should show conviction, but building diversified portfolio can takes out, I mean, lot of anomaly, or let's say can give you a decent sort of a risk, I mean, risk adjusted return. And apart from that, I mean, we are having different risk, basically internal criteria. It pertains to portfolio liquidity, stock liquidity, how much you can own as a percentage of free float market cap and all, which can give you a reasonable safety, I mean, in terms of overall portfolio liquidity point of view. And this is even much more important from the mid cap or maybe small cap or multi cap, multi cap mandate point of view. ओके, तो मतलब मार्केट अच्छा लग रहा है, फंड की चॉइसेस आपके पास बहुत सारी अवेलेबल हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए अपने गोल्स के हिसाब से आई थिंक सेगमेंट को चुनना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आपने बहुत सारी बातें बताई और मार्केट के बारे में, सेक्टर्स को लेकर आपने काफ़ी विस्तार से चर्चा की। कोई और बात आप बताना चाहें इस फंड के बारे में या फिर ओवरऑल आपके फंड्स को लेकर? So in general, what I will say is that I think last 3-4 year market has done reasonably well, and generally earnings growth भी काफ़ी अच्छे से हुआ है. Just to give you some context, fiscal year 9 to 19 वो 10 साल के decade के अंदर mid cap earning growth has compounded at 8. I mean 8, basically 7-8% CAGR. I mean 8% CAGR earnings growth has been from fiscal year 19 to 24. पिछले 5 साल के अंदर that pace has gone up to almost 17% CAGR. तो earnings growth rebound काफ़ी अच्छा हुआ है despite of COVID and all those sort of disruptions, right? And fiscal year 19, when we started mid cap fund, that has also completed 5 years now. 1 year forward price to earning multiple was around 14x for the mid cap segment. The same has now gone up to 30x. So returns has been disproportionately higher than the earnings growth. क्योंकि काफ़ी valuation re-rating has played out in last, let's say, 4 to 5 years. From here on, I think earnings growth might still be okay. I mean, I think earnings growth expectation should still be good. But I think return expectations has to come down. Because valuations, the starting point of valuation at current point is at a significant premium versus historical average, particularly for basically mid caps. So I think markets are looking fine. I mean, we might still ended up doing well, but I think return expectations has to be toned down. I mean, unlike, let's say, last 4 to 5 years, the way, I mean, market has basically delivered the return. With that sort of a context, I mean, I still do foresee that, I mean, I think Indian market should still continue to do well. Okay. अंकित जी, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई, और मुझे उम्मीद है ये जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी. सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks a lot, sir, for the invite. Yeah, thank you. तो आज हमने चर्चा की मेरे एसेट म्यूचुअल फंड्स की कुछ स्कीम्स पर अंकित जैन जी के साथ में. मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी. आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. फंडनामा के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी. नमस्कार. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.